नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, आव्यूह के बारे में, और आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में सबसे पहले हम आइए मैट्रिक्स को आव्यूह बोलते हैं, आव्यूह को सॉल्व करते हैं। आव्यूह होता क्या है? आव्यूह m n संख्याओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा निकाय होता है। mn संख्या दो संख्याएं हैं, m और n। उसका एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें m पंक्तियां होती हैं तथा n स्तंभ होते हैं। m पंक्तियां होती है और n स्तंभ होते हैं। बच्चों, m पंक्तियां होती हैं और क्या होते हैं? m स्तंभ होते हैं। इससे मिलकर एक आव्यूह का निर्माण होता है और आव्यूह को एक आयताकार बॉक्स के अंदर लिखते हैं। आव्यूह का निरूपण अब देखते हैं। आव्यूह का निरूपण बच्चों, आव्यूह को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम मैट्रिक्स बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए लिखो तो कैपिटल ए, मैट्रिक्स बी लिखो तो कैपिटल बी। जैसे हमने कहा मैट्रिक्स ए तो आप लिखेंगे कैपिटल ए इज इक्वल, मैट्रिक्स बी तो कैपिटल बी इज इक्वल, मैट्रिक्स सी तो कैपिटल सी इज इक्वल डैश डैश। मैट्रिक्स को जो निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल ए इज इक्वल, मैट्रिक्स को आयताकार बॉक्स के अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स है। A11 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये पंक्तियां होती हैं। पंक्ति को R से डिनोट करते हैं और ये होते हैं स्तंभ। स्तंभ को C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पंक्ति को R से डिनोट करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। पंक्ति को R से डिनोट करते हैं और स्तंभ को C से डिनोट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस पहली पंक्ति को R1 बोलते हैं, दूसरी पंक्ति को R2 बोलते हैं, तीसरी पंक्ति को R3 बोलेंगे। पहली पंक्ति को R1, फिर R2, R3, ऐसे पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2 और तीसरे कॉलम को C3 बोलते हैं। और भी पंक्तियां होंगी, शिफ्ट R4, R5 ऐसे मानते जाएंगे। तो ये होता है कि आव्यूह को कैसे निरूपित किया जाता है। आव्यूह को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। आव्यूह के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आव्यूह में पंक्तियों को R1, R2 और पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट करते हैं। आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होती है उसको m से डिनोट करते हैं। ये जो पंक्तियों की संख्याएं होती हैं इनको m से डिनोट करते हैं और कॉलम की संख्याओं को, ये जो कॉलम की संख्याएं हैं इसे n से डिनोट करते हैं। आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है उसे m से कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति है तो 1 m बराबर, 2 पंक्ति है तो 2 m बराबर, 3 पंक्ति है तो m बराबर 3 हो जाएगा, है ना। अब लिखते हैं आव्यूह की कोटि।
आव्यूह की कोटि। बच्चों कोटि क्या होती है? पंक्तियों और स्तंभों के गुणनफल को। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होती है और जो स्तंभों की संख्या होती है उसके गुणनफल को आव्यूह की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। स्तंभ पंक्तियों की संख्या m होती है, m इंटू n इसकी कोटि है। ये इसका कोटि का फार्मूला होता है। तो इसको नोट करिए बच्चों। हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखें और लाइक और शेयर करें। अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं, पहले प्रकार को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। टाइप्स 1 क्या है? क्षैतिज आव्यूह। बच्चों पहला प्रकार है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह पहला प्रकार बच्चों क्या है? क्षैतिज आव्यूह है। तो हम क्षैतिज आव्यूह को देखेंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की जो संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से कम होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होते हैं। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। और बच्चों हम पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट करते थे और स्तंभों की संख्या को n से। तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि m इज लेस देन n। हम क्या कह सकते हैं कि m इज लेस देन n, क्योंकि पंक्तियों की संख्या m होती है और स्तंभों की संख्या n होती है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो n इज लेस देन n। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। समझिए जबरदस्त टॉपिक। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सेट A इज इक्वल यहाँ पर 3 2 4 5 7 8। यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ये नहीं, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ये देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो एक पंक्ति ये R1 है, यहाँ पर देखिए R2 है और यहाँ पर स्तंभ देखो C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। तो यहाँ देखो स्तंभों की संख्या अधिक है और पंक्तियों की संख्या कम। ऐसे बता सकते हैं एग्जाम्पल से। ये देखो स्तंभों की संख्या 1 2 3 है और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2।
यानी जहां पर स्तंभों की संख्या अधिक है और पंक्तियों की संख्या कम हो, आव्यूह क्या कहलाता है? क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। एक मैट्रिक्स दे देगा पेपर में और उसमें पूछेगा बताइए ये कौन सा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है या और कोई आव्यूह है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर आव्यूह। नंबर 2 हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जस्ट इसका अपोजिट एक ऐसा आव्यूह, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती। बच्चों एक जो ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है वो एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन n। क्या कह सकते हैं? m इज ग्रेटर देन n होता है। क्या होता है बच्चों? m इज ग्रेटर देन n होता है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती, तो हम कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन n। जैसे सेट बी इज इक्वल सेट ए या बी कुछ भी ले सकते हैं। हमें पंक्तियों की संख्या अधिक करनी तो 7 8 9 4 5 6 और कह सकते हैं 3 2 0 और कर लो 1 4 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये R4 है। यानी कितनी पंक्तियां होंगी? 1 2 3 4। R4 का मतलब 4। यहाँ पर C1 है, ये C2 है, ये C3। देखो एक ऐसा मैट्रिक्स, अगर हम कह रहे हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है तो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? तो ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। क्यों ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 4 है और स्तंभों की संख्या 3 है। समझ गया ना? समझिए क्वेश्चन को कि ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स क्या होता है? m इज ग्रेटर देन n, यानी m पंक्तियों की संख्या अधिक हो और किससे? n से। किससे अधिक हो? n से। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहलाता है। नोट करिए, नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। जो हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब अगला है नंबर 3 कि वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह एक एक हेडिंग हम लोग याद करेंगे। जो वर्ग आव्यूह क्या होता है? तो वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। क्या बराबर होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होते हैं। वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू n।
क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू n, एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो क्या कहलाता है, वर्ग अवयव। जैसे जैसे सेट C इज इक्वल मैट्रिक्स कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर देखो एक दो पंक्ति है, यहाँ पर R1 ये पंक्ति ये R2, कहने का मतलब यहाँ पर C1 और ये C2। देखो दो पंक्ति दो स्तंभ यानी 2 क्रॉस 2, अगर इसका क्रम पूछे तो क्या होगा 2 क्रॉस 2 का। तो एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे 4 नंबर की पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव तो देखो पंक्ति अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। स्तंभ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, स्तंभ की संख्या कम और ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन पंक्ति केवल कितनी होगी, एक होगी। एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। क्लास को लगातार देखते रहें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। पंक्ति अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है तथा स्तंभों की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि सेट जैसे सेट A इज इक्वल 1 2 3 4। यहाँ पर देखें बच्चों, अगर कहेंगे कि यहाँ पर कितनी पंक्तियां, तो एक पंक्ति है R1। अगर स्तंभ कहें तो 1 2 3 4। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे B इज इक्वल अगर हम कह दें 2 तो यहाँ पर एक पंक्ति है और स्तंभ भी एक है। तो इस प्रकार स्तंभ कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पंक्ति एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक। ठीक है, ऐसे कहेंगे स्तंभ अवयव। नंबर 5 स्तंभ अवयव। तो देखो बच्चों कैसे स्तंभ अवयव, जैसे इसका अपोजिट होता है एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। कितने स्तंभ होते हैं, एक। पंक्तियां कम ज्यादा हो सकते हैं। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे सेट A इज इक्वल 1 2 3 4। ऐसे देखिए यहाँ पर एक ही स्तंभ है, एक ही कॉलम है C1। अगर हम पंक्तियों की संख्या है तो 1 2 3 4 पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है लेकिन स्तंभ कितने होंगे, एक होंगे। तो इसको कहते हैं स्तंभ अवयव। नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं बच्चों। क्लास में अंत तक बने रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, बेसिक से सिखाया जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य अवयव। नेक्स्ट नंबर है शून्य अवयव। शून्य अवयव, तो शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका प्रत्येक एलिमेंट, शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य होता है। एक ऐसा अवयव
एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य होता है शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे सेट ए इज इक्वल 0 0 0 0 जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स कैसा होता है शून्य होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? शून्य आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य होता है वो शून्य आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक आव्यूह। क्लास को लास्ट तक देखते रहिए। इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह सबसे पहले क्या होता है समझिए। जिस वर्ग आव्यूह, सबसे पहले इसको तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। जो इकाई या तत्समक आव्यूह हो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और इसका मुख्य विकर्ण एक इकाई होता है, इसके अतिरिक्त सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। सबसे पहले जो तत्समक आव्यूह होगा बच्चों, तत्समक आव्यूह के लिए उसको वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह हम समझते हैं कि वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वो तो वर्ग आव्यूह होता है। तो तत्समक आव्यूह के लिए हमें क्या चाहिए कि उसका एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और फिर वर्ग आव्यूह के बाद उसका जो मुख्य विकर्ण है वो एक इकाई होना चाहिए। तो देखिए एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, तत्समक आव्यूह कहलाता है। तत्समक आव्यूह कहलाता है जब उसका मुख्य विकर्ण एक इकाई हो। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वर्ग आव्यूह, ये देखें यहां पर देखिए 1 0 0 1, ये एक तत्समक आव्यूह है क्योंकि ये इसका मुख्य विकर्ण है ये। और ये कैसा है? एक इकाई है। कैसा है? एक इकाई। और इसके अलावा जो शेष एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसा आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। ये देखो इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो ये 2x2 का एक आव्यूह है। और ये क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह कहलाएगा। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आई से निरूपित करते हैं। इसे सेट ए इज इक्वल मान लेते हैं। अगर हम 3x3 का एक वर्ग आव्यूह बना तत्समक आव्यूह बनाएं तो सबसे पहले 3x3 का मतलब है 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर होगा 0 0, एक पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति होगी यहाँ 0 फिर 1 फिर 0, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति 0 0 1। तो देखिए ये 3x3 का एक मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पर ये जो मुख्य विकर्ण है वो एक इकाई है, ये एक इकाई होना चाहिए। ऐसे बनाते हैं इसको, आई से निरूपित करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ए से सेट बी कह दिया है, यहाँ से आई से भी निरूपित। अगर हम कह दें कि 4x4 का बनाइए तो आई इज इक्वल पहली पंक्ति 1 0 0 और यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक। अब दूसरी पंक्ति में क्या होगा 0 1 0 0, तीसरी पंक्ति में क्या होगा 0 और यहाँ होगा 0 फिर यहाँ आएगा 1, यहाँ पर 0, चौथी पंक्ति में 0 0 0 और 1। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। ये बन गया 4x4 का, 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ। और ये हो गया इसका मुख्य विकर्ण। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे।
कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बोला जाए तो मुख्य विकर्ण एक इकाई रखना है और सारे एलिमेंट्स जीरो रखना है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले 1 लिया, सारे जीरो, फिर जीरो यहाँ पर आएगा, फिर 1, फिर ये वाले जीरो, फिर यहाँ पर 2 जीरो हो गए, 1 जीरो, फिर 0 0 1, ऐसे रखना है, ऐसे बनाना है। ये हो गया 4x4 का। और भी बना सकते हैं कि 5x5 का। तो ऐसे हम लोग सीखते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिए। आज पूरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और प्रश्नावली भी सॉल्व करेंगे। तत्समक भी हो गया। आगे देखते हैं, हमने पढ़ा अभी तक तत्समक। अब हम देखते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण में हमने अभी आपको बताया प्रत्येक वर्गावधि में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे प्रत्येक जो वर्गावधि होता है ऐसे देखें, जैसे ये वर्गावधि है, आयताकार बॉक्स होता है, ये देखें आयताकार बॉक्स, सेट ए इज इक्वल ABCD, ये देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और हमने बताया कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो सुनो, इसमें आप कह सकते हैं जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, ये बायां हाथ है, इसका ऊपरी सिरा, ठीक है, और दाएं हाथ के निचले सिरे, दाएं हाथ के निचले से, यही इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है। जो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से जो पॉइंट मिलता है, और दाएं हाथ के निचले सिरे, ऐसे आप खड़े हैं, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे दाएं हाथ के निचले सिरे के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य विकर्ण कहलाती है, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण को हम क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं। प्रत्येक जो वर्ग आव्यूह होता है उसमें बच्चों कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब बात आती है कि मुख्य विकर्ण के, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे, जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे तथा दाएं हाथ के निचले, दाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं, सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, ये मुख्य विकर्ण होता है बच्चों। इसके बाद हम जानेंगे कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे विकर्ण आव्यूह। अच्छा, जो विकर्ण आव्यूह होता है, तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है, यदि किसी सबसे पहले जो विकर्ण आव्यूह उसको वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, जो मुख्य विकर्ण होता है इसके सभी तत्व को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य हो। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह तभी होता है, विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है, इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष
सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है, इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर से सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, शून्य। जैसे एक वर्ग अवयव बनाओ, ये मुख्य विकर्ण 4, यहाँ 0, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0 3। ये देखिए ये मुख्य विकर्ण, इसको छोड़कर से सारे एलिमेंट्स कैसे हो, 0। तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। इसको नोट करिए, आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव तो अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव भी एक वर्ग अवयव होता है, और वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सभी तत्व बराबर से सभी तत्व 0 होते हैं। तो अदिश अवयव एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जो वर्ग होता है, वर्ग अवयव होता है और जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान होते हैं, तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। शून्य होते हैं। जैसे सेट ए इज इक्वल, जो मुख्य विकर्ण होता है उसके एलिमेंट, जैसे यहाँ 3 0 और 0 कर लेना है, फिर 0 3 0, यहाँ पर होगा 0 0 3। ये हमने 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग अवयव बनाया, जिसमें देखो ये मुख्य विकर्ण है ना, इसके सारे एलिमेंट्स एक जैसे, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, ये होता है। तो ये कहलाता है अदिश अवयव, ये कहलाता है अदिश अवयव। आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद हमने इसको कॉन्सेप्ट से समझा, अब हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली 3.1 देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। क्लास में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। क्लास में अंत तक बने रहिए। हम लोग प्रश्नावली देखते हैं, प्रश्नावली 3.1। क्या देखेंगे बच्चों, प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 पहला क्वेश्चन है आपका कि अवयव, क्वेश्चन नंबर 1 अवयव सेट ए इज इक्वल, इधर देखें ऐसे ही बना, सेट ए इज इक्वल पहली रो में है 2 5 19 -7, ये पहली रो में है। दूसरी रो में आपका दिया है 35 -2, और यहाँ 5/2, और है आपका 12 √3। तीसरी रो में √3 1 -5 और 17, 1 -5 और 17। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में बोल रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन बोला है
नंबर 1 क्वेश्चन बोला है आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट, आव्यूह की कोट। तो देखो आव्यूह की कोट क्या होती है, सॉल्व करते हैं। जो आव्यूह की कोट ही होती है, हमने बताया था बच्चों कि आव्यूह की कोट होती है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की कोट कहते हैं। तो यहाँ पर गिनिए पंक्तियां कितनी, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ। ये इसकी कोट है 3x4। ये इसकी क्या आ गई, कोट। हमने बताया था कि पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति यहाँ से यहाँ तक समझो, और दूसरी पंक्ति यहाँ से यहाँ तक, और तीसरी पंक्ति यहाँ से यहाँ तक। तो 3 तो पंक्तियां हो गई, और स्तंभ देखो, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। तो 3x4 ये हो गई आव्यूह की कोट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अवयवों की संख्या कि कुल कितने एलिमेंट्स हैं। तो अवयवों की संख्या जो होती है, तो m इंटू n का जो गुणनफल होता है वो अवयवों की संख्या होती है। तो यहाँ लिख देंगे पंक्तियों की संख्या 3 इंटू 4, इनका गुणनफल आया 12। तो कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवयव, अवयव। तीसरा क्वेश्चन है अवयव। आपको अवयव बताने हैं, कौन कौन अवयव बताने हैं, A13, कामा A21, A21 कामा A33, फिर बताना है A24, A23, A24, A23। हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। A13 का मतलब क्या होगा, इसमें देखो A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तो ये है, और तीसरे स्तंभ पहला दूसरा तीसरा स्तंभ ये देखिए। तो A13 का मान कितना हो गया, 19 हो गया। आ गया समझ में ना। फिर हम देखते हैं A21 का मान, यानी ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ। तो कितना मान आ गया, 35। कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। कितना आ गया, 35। देखो दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और 1 का मतलब है पहला स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, यानी 35 आ गया। अब देखिए बताइए A33, A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये देखो तीसरी पंक्ति तो ये हो गई, और तीसरा स्तंभ पहला दूसरा तीसरा। तो कितना आएगा, -5, है ना। अब देखिए A24 का मतलब है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति में हम चले गए पहला दूसरा तीसरा चौथा स्तंभ, यानी कितना है, 12। ऐसे करना है क्वेश्चन, और सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए। A23 का मतलब है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, यानी 5/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन एक एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, किसी आव्यूह, कोई एक आव्यूह है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। यदि, क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या, तो इसकी संभव कोटियां क्या।
इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि चलिए बच्चों देखते हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है यदि इसमें 13 एलिमेंट्स हो, 13 अवयव हो, तो संभव कोटियां क्या होगी। सॉल्व करते हैं। क्या यदि किसी एलिमेंट्स में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि 13 अवयव तो इसकी संभव क्या कोटियां लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। जब किसी अवयव में, जब किसी आव्यूह में क्या बोलेंगे, जब किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे हम एक पंक्ति ले लें, एक पंक्ति और 24 स्तंभ, तो 1, 24 है ना। और हम लिख सकते हैं 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। और इसके फैक्टर कैसे हो सकते हैं, जैसे कर दे 3 8 24 तो 3 इंटू 8, और कर सकते हैं 8 इंटू 3, जितने उसके फैक्टर हो सकते हैं। यानी 3 पंक्ति 8 स्तंभ ले सकते हैं, फिर 8 पंक्ति 3 स्तंभ ले सकते हैं। और 24 में क्या हो सकते हैं, 4 6 24, यानी 6 चौक 24। ये संभव कोटियां, जितने उसके फैक्टर हो सकते हैं वही उसकी संभव कोटियां हैं। ठीक है। अगर 13 एलिमेंट्स हैं, जब किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं, तो देखो 13 के जो फैक्टर हैं 13 एकम 13, यानी इसकी जो संभव कोटियां हैं वो 13 इंटू 1 हो सकती हैं और 1 इंटू 13 हो सकती है। यही इसका आंसर। यानी कुल एलिमेंट्स जो दिए होते हैं 24 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, तो उसके जितने बार फैक्टर हो सकते हैं वो उसकी संभव कोटियों में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो इसकी संभव कोटियां क्या संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होगी। सॉल्व करते हैं। देखिए जब आव्यूह में 18 अवयव, तो देखो बच्चों 18 के ऐसे देखो फैक्टर कर लिया। अगर 18 को हम काट सकते हैं 2 नेम 18,
और हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो फैक्टर हमारा बन गया 2,9 और 9,2, यानी 2 पंक्ति और 9 स्तंभ हो सकते हैं, या 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। अब इसको काटो 3 से, 3 त्रिका 9, तो ये देखो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6 और 3 18, यानी एक बन सकता है 6,3 और क्या बन सकता है 3,6, और एक और बन सकता है 18 एकम 18, यानी 18,1 और 1,18। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका गुणा इसमें कराएं तो 3 दूनी 6, अगर इसका हम करा चुके हैं 3 त्रिका 9, तो इसकी संभव कोटियां इतनी हो 2,9 9,2 6,3 3,6 18,1 1,18, ये इसकी संभव कोटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगर इसी में कह रहा है यदि जब आव्यूह में 5 अवयव हो, तो देखो जब 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1,5 5 एकम 5 होता है और 5,1, बस ये संभव कोटियां। क्वेश्चन को समझिए और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर आपके पास, एक 2x2 का एक आव्यूह। 4 नंबर क्वेश्चन, 2x2 का आव्यूह, 2x2 का आव्यूह A इक्वल aij, एक 2x2 का आव्यूह की रचना कीजिए, 2x2 के आव्यूह की एक रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त, जिसके एलिमेंट्स हैं वो निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x2 का एक आव्यूह बना लेते हैं। माना सेट A इक्वल 2x2 का एक आव्यूह बनाते हैं। 2x2 का मतलब है कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो सेट A इक्वल 2 पंक्ति यानी A11 A12 है ना, ये 2 स्तंभ हो गए A11 A12, यहाँ होगा A21 A22, ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति R1 ये R2, 2 स्तंभ है, तो 2x2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स से निम्नलिखित सवालों को सॉल्व करना है। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि aij इक्वल I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। बच्चों देखिए I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, ये जो I होता है ये पंक्ति होता है और जे होता है वो स्तंभ होता है। I पंक्ति होता है, I का मतलब जैसे A11 निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए सबसे पहले हम चूंकि हमें पता है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चूंकि हमें पता है मैट्रिक्स A इक्वल क्या है, A11 A12 और A21 A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब हम देखो इसे इसलिए हमें यह भी पता है कि aij बराबर दिया है I प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। तो A11 निकालेंगे, I का मान 1 है और J का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, 1 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 अपान 4, यानी कितना आ गया 2 आ गया। A11 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे निकालते हैं A12 बराबर देखो कितना हो जाए, I का मान 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9/2, तो A12 का मान ये आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों A21 निकालना है, तो A21 कैसे निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 1,
i का मान 2, आगे वाला i का मान होता है और पीछे वाला j का मान का होल स्क्वायर अपान 2, यहाँ आ जाएगा 2 1 3 और 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9 और बटे 2। अब देखिए a22 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 बटे 2, 2 8 16। a22 का मान कितना आ जाएगा 8। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था, जो मैट्रिक्स हमने माना है, अतः मैट्रिक्स A इज इक्वल A11 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, और A12 का मान कितना है 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 हो जाएगा, और A21 यहाँ पर 9 बटे 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर। ऐसे सॉल्व करना बच्चों, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट इसी का सेकंड, मैट्रिक्स 2x2 का ही रहेगा। पार्ट जो सेकंड है वो देखिए, इसको नोट करिए। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व शार्प करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है aij इक्वल क्वेश्चन दिया है aij इक्वल i/j, क्या दे रहा है i/j, ये दिया है। इसमें भी 2x2 का, चूंकि हमें पता है मैट्रिक्स A इज इक्वल है A11 A12 A21 A22। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें इसलिए A11 निकालना है। A11 चूंकि हमें पता है, चूंकि aij बराबर दिया है i/j, तो देखो इसलिए A11 का मान हो जाएगा 1/1, यानी कितना आएगा 1। फिर निकालेंगे A12 यानी i का मान 1 और j का मान 2, यानी 1/2 आ जाएगा। A21 निकालेंगे, i का मान 2 j का मान 1, यानी 2 आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i/j है, यानी 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स आ जाएगा A इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा A11 का मान कितना है 1, A12 का मान 1/2, A21 का मान 2 और यहाँ पर आ गया 1। ये इसका आंसर। तो बच्चों जो अगले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।